मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और इन योजनाओं को लेकर देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित है मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची है केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा बेहद खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। शुरू हुआ है, इसमें देश के मुसलमान ने निर्णय करके बता दिया कि आज हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की सख्त जरूरत है। जब से मोदी जी ने कमान संभाली है तब ये समझ में आया है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को कि अगर हमें आगे बढ़ना है, देश के लिए कुछ करना है और कंधे से कंधा मिला के चलना है तो हमें एजुकेशन लाइन में सबसे आगे बढ़ना होगा। पुरानी सरकारें जो थी मुसलमान को अपना वोट बैंक मानती थी, जबकि नरेंद्र मोदी जी में फर्क ये है और पुराने जो लोग थे उनमें फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जो जनता है हिंदुस्तान की उसको अपना वोट बैंक मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान। बात करेंगे आज पिछले कुछ सालों में किस तरीके का काम केंद्र सरकार ने किया है और खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उन कामों का क्या ग्राउंड पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज राजधानी दिल्ली में हम लोग नई दिल्ली में मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। ये बताइए कि अगर हम बात करें उपलब्धियों की, अक्सर कहा जाता है कि पूर्व की सरकारों की बात करें मुस्लिमों को एक वोट बैंक के रूप में देखा गया। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, एक रोड मैप जो बना मोदी सरकार में, किस तरीके से देखते हैं इसे? सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है। मोदी मुल्क और मुसलमान तीनों में मीम और माँ से शुरू होता है। जैसे हम लोग दीपावली में से अली को नहीं निकाल सकते, रमज़ान में से राम को नहीं निकाल सकते, ऐसे ही मोदी मुल्क और मुसलमान तीनों को मिलाकर जो आपने कंटेंट बनाया, मैं आपको इसके लिए बधाई दूंगा। आज बात करें हम कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने काम किए हैं, और मोदी जी ने जो काम किए हैं वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के लिए किए हैं। उनका जो परिवार है वो 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है, उस परिवार के लिए काम किया है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि पिछले जो 10 साल की बात करें तो पहले 5 साल हमारे मुस्लिम समाज ने मोदी जी को देखा और उसके अगले 5 साल में मुस्लिम समाज ने मोदी जी को परखा। और अभी जो तीसरा टेन्योर शुरू हुआ है इसमें देश के मुसलमान ने निर्णय करके बता दिया कि आज हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की सख्त ज़रूरत है और उसी का परिणाम है कि कुंदरकी जैसी सीट जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है आज मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सवाल भी उठ रहे हैं, अगर उस सीट पे हम बात करें वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम वर्ग का था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ वोटिंग नहीं सही होने दिया, मुसलमानों को उनके राइट्स छीन लिए, उनको मतदान नहीं करने दिया गया। उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? आपकी जानकारी में कितने वोटों से जीते हैं रामवीर जी? इतनी बड़ी जीत, उसके अंदर वोट नहीं डालने दिया तो वो वोट आया कहाँ से? मतदाताओं ने मतदान का इस्तेमाल किया तभी तो वो जीते। और जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ रामवीर जी की जो उपलब्धियाँ हैं, उनका खुद का काम किया हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम किया हुआ हम सबके लिए काम आया और उसी से वहाँ से एक दिशा मिली है। और ये दिशा शुरू हो गई थी आपके हरियाणा से होती हुई महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से होती हुई सीधे उत्तर प्रदेश। अभी आपको बता दूं ये जो रण छिड़ा है इसमें दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास जताती है। और यहाँ भी हम भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं एश्योर कर दूं आपको अपने पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से कि आज मुस्लिम समाज मोदी जी की अच्छे कार्यशैली से, उनके अच्छे निर्णयों से और मुस्लिम समाज के उत्थान को ध्यान में रखते हुए आज मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब भी बातचीत होती है, जब चुनाव नज़दीक आता है, अभी हम बात करें अब दिल्ली का चुनाव बेहद नज़दीक आ चुका है, जाहिर सी बात है सभाएं भी शुरू हो गई हैं, लोग मिल भी रहे हैं। मुस्लिम वर्ग के जहन में कौन से मुद्दे होते हैं जिनको लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार को बातचीत करनी चाहिए? आप कैसे देखते हैं दिल्ली के इस चुनाव को? मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया जो काम मोदी जी ने किया है अल्पसंख्यकों के लिए वो किया है एजुकेशन लाइन में। मैं बाय प्रोफेशन खुद एक अधिवक्ता एडवोकेट हूँ। तो पहले अगर बात करें आज से 10 साल पहले जब मैंने एनरोलमेंट किया था तो बहुत सीमित संख्या में जो एडवोकेट्स थे मुस्लिम कैटेगरी से वो बहुत कम थे। अब पिछले 10 सालों में अगर आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत मतलब कम से कम ये समझ लीजिए 60-70% राइज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि जब से मोदी जी ने कमान संभाली है तब ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को कि अगर हमें आगे बढ़ना है,
देश के लिए कुछ करना है और कंधे से कंधा मिला के चलना है तो हमें एजुकेशन लाइन में सबसे आगे बढ़ना होगा। तो ये बहुत फ़र्क पड़ा। मदरसा जो अपग्रेड कर दिया है, पहले मदरसों में क्या होता था, सिर्फ अरबी और उर्दू की पढ़ाई होती थी, बट अगर आज आप चले जाएं तो वहाँ कंप्यूटर भी लगा हुआ है, वहाँ बच्चे आईटी की एजुकेशन भी ले रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराए जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि सबसे जो मेरे को जो लगा, मेरे हिसाब से वो एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा राइज किया। कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं कि भाई मोदी सरकार जानबूझ करके मदरसों को खत्म कर रही है। असम के अंदर हमने देखा। तो ये क्या है, मतलब किस खत्म तरीके करने का इन द सेंस मतलब ये है कि जो अनरजिस्टर्ड है, जो एड तो ले रहे हैं पर वो दिखा नहीं पा रहे कि उस एड को यूज़ कहाँ कर रहे हैं। अभी एड वो मदरसे के नाम पे ले रहे हैं, यूज़ अपने घर के लिए कर रहे हैं, तो उसको तो बंद होना लाजमी है तो ना। आप मानते हैं कि कुछ विसंगतियां थी उसको दूर किया जा रहा है? अच्छा है ये? बिल्कुल बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। अपग्रेडेशन इतना ज़्यादा हो चुका है। और दूसरा मैं कहूँ कि हेल्थ सेक्टर में अगर आप जाएँ, मुस्लिम्स एरिया में आप जाके चेक कीजिए डाटा वाइज, तो कितने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स वगैरह जो खुले हैं वो किस लिए खोले हैं। अगर ऐसी ही कोई बात होती कि लोग जो बता रहे हैं कि हम क्लिनिक की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने खोल के दिया, ठीक है, चल रहा है वहाँ दिल्ली में? बिल्कुल नहीं चल रहा। आप वहाँ जाके देखिए, गाय अंदर बैठी हैं, गोबर पड़े हैं, कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा। अब कुछ अगर आप जमुना पार जैसा एरिया जो दिल्ली का है, वहाँ आप जाके देखिए, एक हॉस्पिटल हुआ करता था जग प्रवेश चंद्र, आज से 10 साल पहले आप वहाँ की हालत देखिए जाके, और आज आप देखिए अपग्रेडेशन कितना कर दिया। किसके लिए किया है? हमारे लिए किया है, अल्पसंख्यक को लिए किया है। वहाँ कौन रहता है? वहाँ 70% अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ लोग रहते हैं। रोजगार की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं? खास करके ये कहा जाता है सरकार ने रोजगार नहीं दिया, अल्पसंख्यक वर्ग में किस तरीके से उसका एक इम्पैक्ट किया? तमाम जो महत्वपूर्ण फैसले वे रोजगार से जुड़े। रोजगार की अगर बात करें तो आप लोअर लेवल पे जाइए या अपर लेवल पे, एक मोदी जी ने बड़ी अच्छी स्कीम बताई थी, आपदा में अवसर। उसमें आप देखिए अब क्या हुआ। जिन लोगों के पास काम करने का कोई साधन नहीं, कुछ नहीं था, पर उनको समझ में आया कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम अपने हुनर को अगर हम सामने रखते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है भाई? आजीविका मिल रही है, रोजी रोटी उनकी मिल रही है। वही लोग क्या करते थे, घूमते थे इधर उधर कि कोई हमें नौकरी दे दे, कुछ दे दे। नौकरी अगर आप कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, बट नौकरी करना, किसी के साथ बाउंड होना और अपना काम करना, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, आपके पास भी आता हूं मैं। अगर हम बात करें कुछ महिला हितों के फैसले की बात करें, जैसे ट्रिपल तलाक जैसा विषय था उसको ख़त्म किया, बहुत सारे लोगों ने उसमें फैलाया कि ये फैसले नहीं ले रही है सरकार, थोप रही है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए जनाब, मैं आपको बताऊं, ट्रिपल तलाक के बारे में आप बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक एक ऐसा मतलब मुसलमानों के अंदर एक ऐसा कानून था जिसको ये माना जाता था कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा नाराज़ इसी फैसले से होता है। जब कोई इंसान किसी औरत को तलाक देता है तो ये सुना जाता है कि सातों आसमान जो होते हैं वो उसके लिए बद्दुआ करते हैं। और आप देख रहे हैं कि 26 जो मुल्क थे, जो इस्लामिक ममालिक थे अपने देश में, अगर आप देखें बराबर में पाकिस्तानी है, वहाँ पर भी ट्रिपल तलाक जो है वो बैन था। सिर्फ एक हमारे हिंदुस्तान में जो कुछ कट्टरपंथी लोग थे, ये कह सकते हैं कि जो महिलाओं को दबा के रखना चाहते थे, जो अपनी बपौती बना के रखना चाहते थे, उन लोगों ने ट्रिपल तलाक को एक हवा बना रखा था कि नहीं, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और इसमें भी आपको बता दूं कि बहुत सारे मसलक हैं मुसलमानों में, उसमें सिर्फ एक हनफी मसलक ऐसा है जिसमें ट्रिपल तलाक जो था वो जायज़ था। आप शिया में चले जाएं, आप किसी और बोहरा समाज में चले जाएं, आप और समाज में चले जाएं, सब जगह जो था उन्होंने पहले ही ट्रिपल तलाक को त्याग दिया था। सिर्फ एक हनफी मसलक जो था वो उसको लिए बैठा था, और वो भी मैंने आपको बताया सिर्फ इसलिए कि औरत को अपनी बपौती समझ लेना था। उसमें यह होता था कि अगर आपने आप कोई फैसला लिया लेडीज़ ने कि अब मर्द के खिलाफ जाके वोट डाल दिया किसी राजनीतिक पार्टी को, तो उसको तलाक तलाक तलाक। अगर खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो तलाक तलाक तलाक। छोटी सी बात पे अगर किसी ने कोई बात नहीं मानी, कोई उसने डिमांड करी और ससुराल वालों ने वो डिमांड पूरी नहीं करी, तो तलाक तलाक तलाक। तो ये जो फैसला हुआ है इसमें, देखिए एक बात सुनिए, मैं मर्द हूँ, मैं ये ना सोचूं ये मेरे खिलाफ है, क्योंकि मेरे आगे बहन भी है, मेरे आगे बेटी भी है, तो मुझे उनका भी देखना है कि कल को उनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। तो ये अगर देखा जाए तो पूरे मुस्लिम समाज में एक कुरीति थी जिसको मोदी जी ने ख़त्म कराया, और मुसलमान समाज उसके लिए बहुत खुश है। जो नाराज़ हैं, जैसे आपने कहा कि वो लोग कह रहे हैं जी थोपा है, थोपा नहीं है, ये तो आप कुरान शरीफ में सूरह निसा को अगर उठा के देखें आप, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि 3 तलाक आप नहीं देंगे। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर थे,
उनके ज़माने में भी 3 तलाक नहीं थी। ये तो बाद में हज़रत उमर एक खलीफा बने, उन्होंने वो 3 तलाक की प्रथा चलाई। उससे पहले ये था कि आप 1 तलाक दीजिए, 1 महीने का टाइम दीजिए उसको सुधरने का, फिर 1 तलाक दीजिए, फिर सुधरने का टाइम दीजिए। इतना अगर था पहले की सरकारों ने इस पे काम नहीं किया, मानते हैं कि ये गलतियां थी, एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे, इसलिए इन विषयों को सोचते नहीं। भाई साहब, पुरानी सरकारें जो थी मुसलमान को अपना वोट बैंक मानती थी, जबकि नरेंद्र मोदी जी में फ़र्क ये है और पुराने जो लोग थे उनमें फ़र्क ये है कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जो जनता है हिंदुस्तान की उसको अपना वोट बैंक मानते हैं, उसको मानते हैं। वो ये क्या करते थे कि वो अपीजमेंट की पॉलिसी करते थे, ये मुसलमान है इसको ले लो, ये एससी है इसको ले लो, ये फलानी जाति का इसको ले लो। तो अपीजमेंट पॉलिसी अब ख़त्म करके मोदी जी ने सभी को कि जो भी काम होगा वो पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा, पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिकों के लिए होगा, किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ऐसे बोल्ड फैसले ले पा रहे हैं। बिल्कुल। युवाओं की अगर हम बात करें, आप भी युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं जो महत्वपूर्ण फैसले अगर सरकार के हों और अभी भी लगातार जिस तरीके के काम हो रहे हैं देश में? युवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत सारे रोज़गार उपलब्ध कराए हैं, लाइक एजुकेशन लेवल में, जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया। अभी जुडिशरी में भी जो है पहले के मुकाबले जुडिशरी में काफ़ी मुस्लिम्स का जो है वकालत भी कर रहे हैं। मैं वकालत बाय प्रोफेशन, मैं मुस्लिम बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। तो मैंने देखा है कि अब से 10 साल पहले तक जो जुडिशरी में एक मुस्लिम कैटेगरी के लोग आते थे, बहुत उनका स्किल बहुत कम होता था। आज के टाइम में दिल्ली जुडिशरी देख लीजिए, काफ़ी लोग जो है इसमें जुडिशरी में आए हैं, IAS PCS रैंक में गए हैं। तो काफ़ी जो है योगदान रहा है युवाओं के लिए भी मोदी जी का, और नेक्स्ट लेवल पे भी लेकर के जा रहे हैं। लाइक IT स्किल में जो है काफ़ी जो है काम चल रहा है, तो काफ़ी जो है स्टार्टअप्स जो हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है। आप लगातार युवाओं से मिलते होंगे, तो उनकी विचारधारा कैसी है सरकार को लेके, किस तरीके से सोच रहे हैं वो सरकार के बारे में? सरकार के बारे में, क्योंकि पिछली सरकारों के टाइम में इतना काम नहीं हुआ, और ये जो चेंजेस आए हैं, मोदी जी ने जो एक चेंज करे हैं, तो उसके हिसाब से अभी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है हल्के हल्के, मुस्लिम कम्युनिटी में भी हल्के हल्के चेंज आ रहा है। काफ़ी मतलब पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत चेंज आ रहा है, और वो भी अपने स्वरोजगार स्किल पे वर्क करवा रहे हैं उसमें। सो बिल्कुल।